प्रदर्शन, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रदर्शन के खिलाफ सख्ती से निपटने का दिया आदेश। वहीं दिल्ली में बेकाबू हुआ कोरोना, सीएम केजरीवाल ने हर महीने मांगी 85 लाख डोज, कहा 3 महीने में खत्म कर देंगे वैक्सीनेशन। और देश में नहीं कम हो रही कोरोना की रफ्तार, पहली बार 24 घंटे में 4187 लोगों की मौत, लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। नमस्कार, स्वागत है आपके एएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब फ्रंट पर आ चुके हैं। लखनऊ में वर्चुअल बैठक के स्थान पर अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से स्थलीय निरीक्षण करने मैदान में उतर गए। और इसी क्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बरेली और मुरादाबाद का दौरा रहा। इसी क्रम में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बरेली के साथ मुरादाबाद के दौरे पर हैं और इस दौरान उनके साथ चिकित्सा, शिक्षा, संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद के जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक का भी कार्यक्रम है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रभावित परिवारों के साथ बड़ी संख्या में संवेदनहीनता की सूचनाओं का संज्ञान लेने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के बाद अब सभी पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि निःशुल्क कराएगी। इसका शासन आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान कई जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण किसी की भी मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि से लिए बड़ी रकम वसूले जाने के प्रकरण में टीम 9 का ध्यान आकर्षित करते हुए इस संवेदनहीनता पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी नगर निगम और नगर निकाय को उनका मूल कृत्य याद दिलाया है। उन्होंने सभी नगर निगम और नगर निकाय को पत्र जारी करते हुए निर्देश दिया कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण किसी भी मृत्यु की दशा में नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत सभी पार्थिव शरीर की निःशुल्क अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था करें और इसके साथ ही इस प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। वहीं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज दिल्ली में हैं। दोनों नेताओं की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष के साथ बैठक चल रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने असम में अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर चर्चा करने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को दिल्ली बुलाया था। आपको बता दें, असम में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जीत मिली है। वहीं असम में लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 33.21% मत हासिल हुए हैं। बीजेपी को चुनाव में 126 में से 60 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं उसके सहयोगी दल असम गण परिषद को 9 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बता दें कि सोनोवाल और शर्मा के अलावा 13 अन्य बीजेपी मंत्री आसानी से अपनी सीट बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में बढ़ रहे कोविड के मामलों के मद्देनजर शुक्रवार को सभी डिप्टी कमिश्नर को अपने अपने जिलों में जरूरत के अनुसार कोई भी नया और सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि दुकानों और निजी दफ्तरों को रोटेशन के आधार खोलने के फैसले को छोड़कर बाकी मौजूदा प्रतिबंधों में किसी तरह की ढील बरतने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने डीजीपी को राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने और शनिवार को किसान संघर्ष मोर्चे के लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन को देखते हुए किसी भी तरह के उल्लंघन को सख्ती से निपटने के आदेश दिए। वहीं कैप्टन ने कहा कि 32 किसान यूनियनों का किसान मोर्चा राज्य सरकार पर शर्तें नहीं थोप सकता। उन्होंने प्रतिबंधों के उल्लंघन की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर प्रतिबंधों का उल्लंघन करके कोई भी दुकान खोली गई तो दुकान मालिक पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। विदेशों से आने वाली मदद में थाईलैंड का भी नाम शामिल हो चुका है। थाईलैंड से करीब 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर उन्हें पर्याप्त वैक्सीन मिलती है तो हम 3 महीने में वैक्सीनेशन का काम पूरा कर देंगे। दिल्ली में 18+ से ज्यादा लोगों की संख्या में 1.5 करोड़ है। हमें 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। अभी तक हमें 40 लाख वैक्सीन ही मिली है। अगर हमें हर महीने 80 से 90 लाख डोज मिलेंगे तो हम 3 महीने में वैक्सीनेशन का काम पूरा कर देंगे। दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि इस समय दिल्ली में हर दिन 1 लाख लोगों को हर दिन वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली को 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली में वैक्सीन की कमी है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली को अब तक 40 लाख वैक्सीन मिले हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं। 50,000 45 साल से कम उम्र के लोगों को और लगभग 50,000 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। तो मोटे मोटे तौर पे 1 लाख इंजेक्शन दिल्ली में डेली लग रहे हैं। लोग दिल्ली के बाहर से आके, फरीदाबाद से, सोनीपत से, गुड़गांव से, गाजियाबाद से, नोएडा से, आसपास के इलाकों से आके लगवा रहे हैं और उन्हें भी दिल्ली के अंदर की व्यवस्था बहुत पसंद आ रही है। साल से कम उम्र के बच्चों को, अभी युवाओं को, बच्चों को अभी ये वैक्सीन नहीं लग सकता। मेरा सभी एक्सपर्ट से और केंद्र सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीन दी जा सके, उनको भी वैक्सीन लगाई जा सके।
कोरोना वैक्सीनेशन की कीमतों के बाद अब उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। अब शनिवार यानी कि आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वैक्सीन पर टैक्स वसूलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, जनता के प्राण जाएं पर प्रधानमंत्री की टैक्स वसूली ना जाए। इस ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग जीएसटी का भी इस्तेमाल किया है। सरकार ने विदेशों से आने वाली कोरोना वैक्सीन पर तो जीएसटी हटा दिया है, लेकिन देश के अंदर ही वैक्सीन की खरीद पर अभी भी जीएसटी लिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना की वैक्सीन पर 5% जीएसटी लिया जा रहा है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की एक डोज राज्यों को 300 रुपए और भारत बायोटेक कोवैक्सीन की एक डोज 400 रुपए में दे रही है। इसके ऊपर से 5% जीएसटी अलग से लगाया जा रहा है। इसके बाद राज्यों को कोविशील्ड की एक डोज 315 रुपए और कोवैक्सीन की एक डोज 420 रुपए पड़ रही है। इससे राज्यों पर अतिरिक्त खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए कई राज्य वैक्सीन पर लगने वाली जीएसटी में छूट की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार को दोनों ही वैक्सीन पर एक डोज पर 150 रुपए से अधिक मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय टीका वाहन पहुंचा, जो राज्य में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए टीका लगा रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड-19 की रफ्तार को कम करने के लिए लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं और वाहनों के जरिए लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। इसी को लेकर कोरोना के प्रति सरकार काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है, इसलिए लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील भी लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का जो असर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से कोविड वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की जो बड़ी खेप है वो लखनऊ पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुंबई से लखनऊ कोविड वैक्सीन पहुंची। 3.5 लाख कोविशील्ड की डोज की खेप लखनऊ पहुंची है। आपको जानकारी दे दें, मुंबई लखनऊ एयर इंडिया की फ्लाइट से ये वैक्सीन पहुंची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी सरकार द्वारा कोविशील्ड और कोवैक्सीन निर्माता कंपनियों को 50-50 लाख डोज के ऑर्डर के साथ एडवांस पेमेंट किए गए और आज कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज की पहली खेप पहुंची है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कोरोना से हो रही मौत को लेकर कहा कि लोगों को पैनिक ना किया जाए। रोजाना मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उनको इंसानियत के तौर पर देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहना चाहते हैं अभी हम सेकेंड वेव में, इसमें हम मोर्टालिटी मिनिमाइज करें। ये मत कहिए कि ये आंकड़े हैं, इतनी ही डेथ आज हुई है। एक एक नंबर जिसको आप मृतक में जोड़ते हैं वो किसी की माता है, पिता है, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का दोस्त। मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों के पीछे जो इंसानी चेहरे हैं उसे देखिए। टैक्सेशन के बारे में जो कहा है, टैक्स वसूली को लेकर के, तो लोग पीछे पड़ जाएं। इससे अलग होकर के जरा सोचिए कि अलग अलग देशों में इस वक्त क्या हो रहा है, लोग कैसे रिलीफ दे रहे हैं। कल ही मैंने बात की थी कि कैपिटल गेन्स वाला जो होता है मसला, उसमें कई लोग उसको तोड़ करके अपने हॉस्पिटल का बिल चुका रहे हैं, लेकिन उस पर टैक्सेशन हो रहा है। राज्य परेशान है जीएसटी को लेकर के। कई एसेंशियल ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स में आपकी जीएसटी बहुत हाई। तो एक वक्त है, अभी आपको यह तय करना होगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्या ये लोगों को समझ नहीं आता कि जब चुनाव के कुछ दिन बचे रहते हैं तो सब रुक जाता है और उसके बाद अचानक बढ़ने लगता है। तो ये मैं समझता हूं कि सरकार के बारे में भी बहुत अच्छा संकेत नहीं देता है कि सरकार कहीं ना कहीं उसकी प्रतिबद्धता जो लोगों को रिलीफ देने की होनी चाहिए थी उसमें कमी। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व सदस्य और मॉस्को ओलंपिक 1980 के स्वर्ण पदक विजेता रविंदर पाल सिंह ने करीब 2 सप्ताह कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शनिवार की सुबह लखनऊ में अंतिम सांस ली। रविंद्रपाल सिंह 60 वर्ष के थे। रविंद्रपाल सिंह को 24 अप्रैल को विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वो कोरोना संक्रमण से उबर चुके थे और टेस्ट नेगेटिव आने के बाद कोरोना वार्ड से बाहर भी आ गए थे। शुक्रवार को उनकी हालत अचानक बिगड़ी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। आपको बता दें कि वो 1979 में जूनियर विश्व कप भी खेले थे और हॉकी छोड़ने के बाद स्टेट बैंक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। सीतापुर में जन्मे सेंटर हाफ सिंह ने 1979 से 1984 के बीच शानदार प्रदर्शन भी किया।
कोरोना की पहली लहर के बाद अब दूसरी लहर में मुंबई कुछ कुछ संभली सी है और यहां पहली लहर की गलतियों को दोहराया नहीं जा रहा और इसी का नतीजा है कि यहां पहली लहर की तुलना में केस कुछ कम हैं। इसके लिए प्रशासन की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। तस्वीरें मुंबई के एक इलाके की है जहां ट्रैक्टर की मदद से इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा कि जो शर्त रखी गई कि तीसरी लहर नहीं आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। पूरा देश नियम पालन नहीं कर पाएगा। कई लोगों को कोरोना महामारी के बारे में पता भी नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कहा कि बंगाल में हुई हिंसा में मरने वालों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही गई है। पहले उन्होंने कहा था कि तीसरा लहर आने की संभावना है और उसके लिए अभी से तैयार रहने की जरूरत है। अब दबाव पड़ा होगा, लेकिन जो शर्त वो बता रहे हैं कि तीसरा लहर क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, उस शर्त का अनुपालन जो है ये संभव है क्या? हिंदुस्तान में जितना भी गाइडलाइन है, कोरोना से बचने का जो भी अनुशासन है, उस सबको एक एक को माने, पूरा देश माने, 135 करोड़ लोग माने, तब जाकर के संभावना है कि तीसरा लहर नहीं आएगा। ये संभव है। अभी भी मैंने हमको लगता है कि 2-4-10 करोड़ लोग होंगे इस देश में जिनको मालूम नहीं होगा कि कोरोना नाम की बीमारी हमारे देश में फैली हुई है। इस तरह की आबादी है हमारे यहाँ। जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, दूर झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनको पता भी नहीं है। उनके पास न रेडियो है न टेलीविजन है। तो ऐसे लोग कहाँ से अनुपालन कर पाएंगे? और आज जिनके पास है, हम रोज देख रहे हैं, वो इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो जो शर्त बता रहे हैं, तीसरा जो दौर है वो नहीं आ। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बॉलीवुड की क्वीन कहलाने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत भी अब कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। खुद को क्वारंटीन करके वे कोविड दिशा निर्देशों का पालन कर रही हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम के जरिए एक पोस्ट साझा कर अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी है।
उन्होंने लिखा, मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी आंखों में हल्की जलन और थका हुआ और कमजोर महसूस कर रही थी। हिमाचल जाने की उम्मीद कर रही थी, इसलिए कल मेरा कोविड टेस्ट हुआ और आज रिपोर्ट आई है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। कंगना रनौत ने आगे लिखा, मैं खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मुझे नहीं पता था कि ये वायरस मेरे शरीर में है, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं इसे ध्वस्त कर दूंगी। लोग भी कृपया इससे डरे ना, अपना जितना भी डरेंगे उतना ही आप उसको डरा पाएंगे। चंडीगढ़ ट्राई सिटी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान मिनी लॉकडाउन की तरह लोगों को बाहर निकलने की छूट नहीं है। बाहर निकलने पर प्रशासन की तरफ से गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है। हालांकि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पार्कों में सैर करने की मंजूरी दी गई है। So, do you think the Chandigarh have to be more strict now, or some the relaxation enough for morning walk or others? Relaxation and strictness both are necessary, but people should be the one who should take their safety first, then do that. You cannot blame everything on the government. एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की एफआईआर को चुनौती देने वाली अनिल देशमुख की याचिका खारिज कर दी। इसको लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी हमला किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अनिल देशमुख ने डजन बोगस शेल कंपनियां बनाई है। वादे के जो परमवीर के हर महीने के 100 करोड़ की बात सचिन वादे ने अपने इंट्रोगेशन में भी कहा कि भैया इस प्रकार से अनिल परब को भी पैसे जाते थे। तो और मेरे पास जो जानकारी थी, मैंने भी ईडी में कंप्लेंट की है। ईडी ने मेरी जानकारी के हिसाब से अब परमवीर सिंह का लेटर, वादे का लेटर, अनिल देशमुख, अनिल परब, उसमें प्राथमिक जांच शुरू कर। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां 24 घंटे के अंदर 19,832 नए केस सामने आए, जबकि 341 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं लगातार बढ़ते मामलों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार लॉकडाउन और कारोबार ठप होने से जहां व्यापारी वर्ग में निराशा है, तो वहीं आम लोगों के भी काम धंधे छूट गए हैं। लेकिन इन सबके बीच आम जनता कोरोना और टेस्टिंग को लेकर अपनी अपनी राय दे रही है। एक्चुअली केसेस तो बढ़ रहे हैं। अभी कल ही एक सर्वे आया है कि दिल्ली के अंदर मैक्सिमम पर मिलियन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स हैं। रिकवरी तो हो रही है, पर नंबर ऑफ पॉजिटिविटी रेशियो अगर आप देखो तो वो 36% था, अब वो घट के 26% तो हो गया। पर हर बार सारी कंट्रीज यही कहती हैं कि अगर 10% से ऊपर का पॉजिटिविटी रेशियो कहीं भी आता है तो इसका मतलब है अभी भी टेस्टिंग पूरी नहीं हो रही है, टेस्टिंग के अंदर कमी है, इसीलिए डेथ ज्यादा हो रही है। आप देखोगे रिकवरी हो रही है। रणदीप गुलेरिया जो है वो ये कहते हैं कि 10% लोगों को सिर्फ हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अगर अब यहाँ पे 30,000 केस होते हैं डेली, तो इसका मतलब 3,000 लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। उतनी हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर जगह ही नहीं है, इसलिए डेथ हो रही है। और मैक्सिमम 60-70% लोग अपने आप ठीक होते हैं, वो इसलिए ठीक हो रहे हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि टेस्टिंग को इम्प्रूव कर सकें। जैसे टेस्टिंग इम्प्रूव होगी उससे बेटर हो पाएगी ये सारी की सारी चीजें, नहीं तो ये स्टेटस ऐसे ही चलता रहेगा। अभी सिचुएशन तो वैसे काफी खराब है। प्रॉब्लम सिर्फ ये भी है कि लॉकडाउन जो है काफी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो लॉकडाउन थोड़ा स्ट्रिक्ट होता तो आई थिंक केसेस हम चेन ब्रेक कर पाते, बट अभी चेन ब्रेक नहीं कर पा रहे इसी चक्कर में। महाराष्ट्र में भी चेन ब्रेक आफ्टर 1 मंथ के लॉकडाउन के बाद हुई है। सो आई थिंक इट विल टेक अनदर 2 वीक्स फॉर अस टू ब्रेक द चेन। तो वो कम हो जाएगा तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। और टेस्टिंग कम हो गई है दिल्ली में, देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 हफ्ते से टेस्टिंग धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अगर टेस्टिंग कम है लेकिन पॉजिटिविटी रेशियो, जहां एक तरफ कोरोना देश में कोहराम मचाने पर आतुर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर विजय हासिल करने के लिए 18+ के लोग बाकायदा वैक्सीन लगवाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में कानपुर के चाचा नेहरू अस्पताल में भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। हम लोग 8:30 बजे से आ गए थे, 9 बजे की टाइमिंग है, अभी 9:45 हो गया, अभी तक शुरू नहीं हुआ वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज है मेरा।
सर वही 8:30 बजे आए थे। आधी मिनट तो ऐसे ही डाउन हो जाती क्योंकि लाइन में खड़ा रहना पड़ता है इतनी देर तक। तो अगर थोड़ा जल्दी आ जाए तो काम जल्दी हो, इतनी भीड़ वगैरह ना लगे और थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी लोगों को। हाँ, फर्स्ट डोज है। हाफ एन आवर हो गया, हाफ एन आवर हो गया। पहला डोज है, लेकिन बहुत लेट कर रहे हैं। अभी आए हैं, स्टाफ ही अभी आई है। हाँ जी। कितनी देर से वेट करना पड़ा आपको वैक्सीनेशन के लिए? अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। जो कुछ मैम प्री रजिस्टर आपको करना पड़ेगा coviN.in पे जाके, और उसके बाद ही वैक्सीन लगेगा। अब वॉक इन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जैसे पहले सेंटर पे आके रजिस्टर हो जाया करते थे, वो चीज़ नहीं है। एक बार में 200 लोग रजिस्टर होते हैं और 200 लोगों के ही एक ही दिन लगता है वैक्सीन। मैम जिस तरह कोविड के मामले लगातार पूरे देश में घट रहे हैं, कानपुर में भी घट रहे हैं, क्या लगता है लॉकडाउन का असर हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का असर हो रहा है? लॉकडाउन इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हमको चेन ब्रेक करनी है, लेकिन जो लॉकडाउन का प्रोसेस चल रहा है, मतलब उस तरह से लॉकडाउन है नहीं जैसे होना चाहिए। लॉकडाउन जब तक प्रॉपर नहीं होगा तब तक केसेस शॉर्टेज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन लागू है। शनिवार को वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लुधियाना में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही और इस दौरान लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस सख्ती से पेश आती दिखाई दी। इस दौरान जो बस चालक 50% से ऊपर सवारियां ले जाते दिखाई दिए, उनके चालान भी काटे गए। बठिंडा से सर। हाँ जी। बठिंडा से कहाँ जाना है? लुधियाना। इतनी सवारियां बैठाई हुई हैं, आपको पता चला? सर लोग गल पड़ते हैं, जो तो घंटा घंटा बस नहीं आती, क्या करें? जो किसी को नहीं चढ़ाते मारपीट करने लग जाते हैं। फिर आपसे मारपीट करता है तो जो तो नहीं चढ़ाएंगे तो लड़ते हैं ना सर। जब मान लो अड्डे पे रुक गई, सवारी खड़ी है सर, ठीक है, डिस्टेंस कम है इसलिए गाड़ी नहीं है कोई आती, घंटा घंटा नहीं आती है सर, इसलिए बैठाया। हाँ। अभी आपका चालान काट दिया। हाँ जी सर। हमारा क्या, लॉकडाउन आप देख रहे हैं, बाजार टोटल बंद है, लोग अवेयरनेस है, लोगों को गाइडलाइन का पता है और लोग इस बीमारी को से बचने के लिए सब अपने आप अपने घरों में बैठे हैं। अच्छा है, ठीक चल रहा है। जो लोग बाहर आ रहे हैं या बसों वगैरह में देखा रश है, आपने चलान? जो बसों में लोग आ रहे हैं, इस बस में 50% से ज्यादा है, हमने उस बसों का आपके सामने चलान किए हैं। जो ऐसे करेगा कानूनी कार्रवाई होगी इसके साथ, चाहे बसों वाले हो चाहे कारों वाले हो, कोई भी हो। तो बाकी लोग दवाइयों की दुकानें छोड़ के सब? तो हाँ, सब बंद है आपके सामने ही है। उत्तर प्रदेश के जालौन में बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ आज जालौन में कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बीजेपी नेताओं ने अपने अपने घरों पर रहकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें, जालौन के मुख्यालय उरई में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशन में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों के दरवाजे पर पार्टी का झंडा लगाकर घरों के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह धरना कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम पश्चात टीएमसी के गुंडे कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले, हत्या, आगजनी, महिलाओं के साथ बर्बरता जैसी हिंसात्मक घटना को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम घर में ही रहकर कोविड नियमों का पालन करते हुए किया गया है। में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं पर अत्याचार, हिंसा और लूटपाट जैसी घटनाओं के विरोध में और सबसे दुखद महिलाओं से बलात्कार, दुष्कर्म जैसे संगीन अपराधों के विरोध में हम सभी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी महामहिम राष्ट्रपति जी से विनम्र आग्रह और विनती है कि इन गुंडों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके अंकुश लगाया जाए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर आप लोकतंत्र की हत्या होने से बचाइए। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जेपी नड्डा के आह्वान पर देश भर के लाखों कार्यकर्ता अपने घरों पर कोविड नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा में लगातार भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे हमले के विरोध में हम सब लोग धरना प्रदर्शन। वहीं बिहार में कोरोना संकट को देखते हुए पटना के महावीर मंदिर न्यास समिति ने 40 बेड के कोविड अस्पताल की शुरुआत की। इस अस्पताल में सरकारी दर पर जरूरतमंदों का इलाज हो सकेगा।
महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के मुताबिक इस हॉस्पिटल में नियुक्त डॉक्टरों के अलावा अमेरिका में कोविड अस्पताल चला रहे बिहारी मूल के चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस अस्पताल के लिए मंदिर न्यास समिति की ओर से 10 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया है। कोविड अस्पताल हम लोगों ने 40 बेड का शुरू किया है। इसमें और सुविधाओं के अलावे हम लोगों का एक टाई अप हुआ है, यानी समन्वय हुआ है अमेरिका के कुछ डॉक्टरों से, जो वहाँ पर कोविड का इलाज कर रहे हैं। ये मूलतः सब बिहार के रहने वाले, एक पीढ़ी दो पीढ़ी पहले के थे। उन लोगों ने संपर्क किया और प्रतिदिन वो लोग जो मरीज हैं उनकी कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं होगी उस पर सलाह देंगे। इसके अलावे हम लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर रखे हुए हैं, नर्सेज अच्छी हैं, और इसके अलावे गैस सिलेंडर के, ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावे हम लोग 8-10 ये भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रख रहे हैं, ताकि कभी इमरजेंसी हो तो उससे मदद। उधर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जवानों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि नक्सलियों की गिरफ्तारी ग्राम चिंतगुफा और एलमेंड्रो में हुई। गौरतलब है कि गिरफ्तारी आरोपी 2 पुलिस जवानों की हत्या में शामिल थे। साथ ही आरोपियों पर लूटपाट और आगजनी समेत कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास पुलिस जवानों की हत्या में प्रयुक्त किया खून से सना डंडा बरामद कर लिया। पूछताछ में दोनों नक्सली आरोपियों ने प्रतिबंधित माओवादी संगठन में मिलिशिया सदस्य के रूप में कार्य करना बताया। वहीं कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से काफी डरावनी और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। हमीरपुर में यमुना नदी के आसपास के ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण के डर से मृतकों के शव को नदी में ही बहा दिया। दर्जनों शव को नदी में बहता देख आसपास के लोग सख्ते में आ गए, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि हमें पता चला कि यमुना नदी में कुछ शव बहकर आ रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक को मौके पर भेजा गया। प्रभारी निरीक्षक की ओर से देखा गया कि जनपद कानपुर से ट्रैक्टर में 2 शवों को लाकर उनका अंतिम संस्कार यमुना में बहा दिया गया। कुछ और शव यमुना में पहले से बह रहे थे। एक शव अधजली अवस्था में है। यमुना नदी में कुछ शव जो है वो बह करके जा रहे हैं, और ये यमुना नदी जो है ये जनपद हमीरपुर और कानपुर आउटर जनपद की सीमा पर बहती है। इस पर प्रभारी निरीक्षक को मौके पर भेजा गया, तो प्रभारी निरीक्षक के द्वारा भी देखा गया कि जनपद कानपुर आउटर की तरफ से ट्रैक्टर में 2 शवों को ला करके उनका अंतिम संस्कार भी जल प्रवाह करके किया गया है। और जो अन्य शव जो पहले से बह रहे थे उनके शवों की स्थिति और उनके पे उपस्थित कफन आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि इन शवों को जो है जल प्रवाह करके अंतिम संस्कार किया गया है। एक शव जो है वो अर्जली अवस्था में है और वो कानपुर देहात की तरफ जो यमुना का तट है उस तरफ पड़ा हुआ है। उस सब के बारे में कार्रवाई करने के लिए कानपुर आउटर के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। और ये जो सब जो बह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो जल प्रवाह करके। एएनपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से वाकिफ रहने के लिए आप जुड़े रहिए एएनपी न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ परिवार बचाओ, पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी।